Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to learn the returns under GST chapter, in which there are some returns which are to be filed by specific registered person. तो कौन से registered person को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, कब तक फाइल करनी होती है, उसमें क्या डिटेल्स डालने पड़ते हैं, and some other important points. So all these things we are going to learn in this particular video. So पहले तो मैं आपको returns का meaning समझाता हूँ. What is the meaning of returns? Returns is a tool by which information is transferred to tax authorities. ठीक है, आपने क्या सेल किया, किसको सेल किया, कितने रुपए का सेल किया, ये आप लोग जो गवर्नमेंट को बताते हैं, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न्स. ओके, इन सिंपल वर्ड्स जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट जो गैप होता है उसको ब्रिज करने के लिए रिटर्न्स होता है. यस और नो? मतलब अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूं, आप लोग को मालूम है, ऑलरेडी मालूम है मुझे. अगर आप जीएसटीआर 1 की बात करें तो सेल्स का डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज. तो जब मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाईज डालूंगा तभी गवर्नमेंट को समझेगा कि मैंने इस पर्सन को इतने रुपए का सेल किया. दिस मच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई इस पर्टिकुलर अमाउंट का. तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट मतलब वो वाला सेटलमेंट नहीं है. सेटलमेंट मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स को सेटल करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात. सो गुजरात अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ेगा. तो दिस इज ओनली पॉसिबल ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, तो इस तरीके की कई सारे रिटर्न है जो हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली रिटर्न है जीएसटीआर 1, विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 37 रेड विथ रूल 59. ओके, सो जीएसटीआर 1 जो है, पहले ये मंथली ही हुआ करती थी. However, after certain amendment, it has also been quarterly. Okay, to some taxpayers. कुछ ही लोगों के लिए क्वार्टरली, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मतलब उनके लिए ऑप्शन है क्वार्टरली का, अगर वो चाहे तो मंथली आ सकते हैं. ओके, अब जीएसटीआर 1 में हम क्या क्या डिटेल्स फिल करते हैं. डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जितना भी मैंने सेल किया, इंक्लूडिंग डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स. सर जीएसटीआर 1 में क्यों डेबिट नोट, क्रेडिट नोट? तो मैंने आप लोग को जब डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर सिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, एवरीथिंग इज इशूड बाय सप्लायर. तो जो चीज भी सप्लायर करता है वो हमको जीएसटीआर 1 में दिखाना है. ठीक है, आउटवर्ड का डिटेल. तो क्रेडिट नोट विल रिड्यूस माई सेल, डेबिट नोट विल इंक्रीज माई सेल. ओके, तो जो भी सेल्स के रेटिंग का डेटा है दैट इज टू बी पुट इन जीएसटीआर 1 मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू आ सकता है. Outward supplies by casual taxable person are to be shown in dash GSTR 1, GSTR 5, any of the above or none of the above. Answer would be GSTR 1. So casual taxable person को GSTR 1 3B, ठीक है, ये फाइल करना होता है. ओके, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को GSTR 5 होता है, वो अपन आगे देखेंगे. ओके, बट एक्सक्लूडिंग, मतलब अब जो मैं बोल रहा हूँ उनको GSTR 1 नहीं भरना है, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट रिटर्न्स आगे हम देखेंगे. आईएसडी जीएसटीआर 6 होगा उनके लिए. ओके, एनआरटीपी जीएसटीआर 5 होगा उनके लिए. कंपोजिशन पर्सन उनके लिए जीएसटीआर 4 होगा. टैक्स डिडक्टर्स उनके लिए जीएसटीआर 7 होगा. टैक्स कलेक्टर उनके लिए जीएसटीआर 8 होगा. ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए जीएसटीआर 5 ए होगा. यस और नो? तो जिनके लिए आगे अलग से हम रिटर्न्स पढ़ने वाले हैं उनको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करना. समझ में आई बात? अब क्वार्टरली और मंथली की जो मैंने बात की वो कब एप्लीकेबल है एंड किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है वो सुनते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम था या उतना था, इट मीन नॉट एक्सीडिंग 1.5 सीआर, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्वार्टरली. ठीक है, ये मैं नीचे का बता दिया पहले. अगर आपका 1.5 सीआर से कम या उतना तक था तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली का ऑप्शन दिया जाएगा, एंड उसका ड्यू डेट होगा 13th ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द क्वार्टर. मतलब अगर मैं कहूँ अप्रैल टू जून की बात कर रही है क्वार्टर की, सो ड्यू डेट टू फर्निश the GSTR 1 for this particular quarter is 13th July. That clear? एंड अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 सीआर से ज्यादा था देन आपको मंथली ही करना है, एंड मंथली का ड्यू डेट विल बी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ. अप्रैल का है तो 11th मई का है तो 11th जून, एंड सो ऑन. समझ में आई बात? नेक्स्ट लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. B2B supplies are to be shown invoice wise.
अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, चाहे वो फिर रजिस्टर्ड सामने वाला कंपोजिशन पर्सन ही क्यों ना हो, ओके, कंपोजिशन पर्सन को भी अगर आपने बेचा है तो भी वो B2B सप्लाई कहलाएगा, ओके। ऐसे किन को भी आपने भेजा जिसके पास जीएसटी नंबर है, ऑल दैट आर कॉल्ड एज B2B रिसिपिएंट्स, ओके, B2B सप्लाईज। तो B2B सप्लाईज को हमको इनवॉइस वाइज दिखाना है, एक एक इनवॉइस, लाइन आइटम वाइज, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3, इस तरीके से आपको दिखाना है। वेर एज B2C में, ठीक है, B2C में इंटरस्टेट की बात चालू है, इंटरस्टेट B2C shall be shown invoice wise if the invoice value exceeds rupees 2,50,000। अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को बेचा है, दूसरे स्टेट वाले को, दैट इज इंटरस्टेट, ठीक है, B2C ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके। तो अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा 2.5 लाख से ज्यादा का उसका इनवॉइस वैल्यू था, देन आपको हर एक उस इनवॉइस वैल्यू की डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर 2.5 लाख से कम होता है तो देर इज ऑप्शन ऑफ कंसोलिडेटेड डिटेल्स। कंसोलिडेटेड डिटेल्स कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूँ, एंड एक बार उसका अमेंडमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब ये रिटर्न्स का चैप्टर है, यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ रिटर्न्स। हम बात कर रहे थे GSTR 1 की, GSTR 1। GSTR 1 में सबसे पहले मैंने तुमसे कहा B2B ट्रांजेक्शन्स, B2B ट्रांजेक्शन। देन हम देख रहे हैं B2C ट्रांजेक्शन। B2C में दो पार्ट, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, ओके। देखो ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए GSTR 1। देन इंटरस्टेट में दो पार्ट वापस, मोर देन रुपीज 2.5 lakhs, लेस देन और इक्वल टू 2.5 lakhs, ओके। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अपने को डिटेल्स इनवॉइस वाइज डालना है या कंसोलिडेटेड एक नंबर डालना है। अगर B2B ट्रांजेक्शन है, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालना है। कैसे? इनवॉइस वाइज, इनवॉइस वाइज मतलब इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 लाइन से देना है आपको। अगर आपका इंटर स्टेट है, ध्यान से सुनना, इंटर स्टेट है B2C, मतलब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला जब अनरजिस्टर्ड है एंड आपने उसको इंटर स्टेट बेचा है एंड इनवॉइस की वैल्यू, ठीक है, इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, देन अगेन यू हैव टू शो इनवॉइस वाइज, दैट क्लियर, इनवॉइस वाइज दिखाना है आपको। और अगर आप इंट्रा स्टेट बेचते हो किसी को भी, 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख से कम, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर इंट्रा स्टेट बेच रहे हो या तो फिर इंट्रा स्टेट 2.5 लाख से कम या उतना बेच रहे हो, देन इन दोनों केसेस में, इन दोनों ही केसेस में आपको जो फर्निश करना है वो है होगा कंसोलिडेटेड वाइज। कैसे? कंसोलिडेटेड मतलब एक मंथ का एक फिगर, एक मंथ का एक फिगर। कैसे? फॉर एग्जांपल ये 10 अक्टूबर है आज, तो अक्टूबर मंथ चालू है, अक्टूबर 2021। आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी होंगी, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। आपको ये मंथ सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से, ड्रॉप डाउन उधर दिया होगा, वहां पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, ओके। टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, IGST, बस। यहाँ पर आपको टोटल फिगर डालनी है। क्या डालनी है? टोटल फिगर, टोटल फिगर वी हैव टू पुट, नॉट इनवॉइस वाइज, डायरेक्टली टोटल फिगर। किसके लिए? इंट्रास्टेट के लिए एंड B2C इंटरस्टेट लेस देन और इक्वल टू 2.5 lakhs के लिए। यस और नो, अग्रीड? अब मान लो कि यहाँ पर 1 लाख रुपए था, यहाँ पे 10,000, 10,000 एंड 18,000 ऐसा है कुछ, ओके। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको अमेंड करना चाहता हूँ, अमेंड मतलब मान लो कि यहाँ पर गलती से एक इनवॉइस छूट गया था तो मेरे को चेंज करना है। तो मैं अब नवंबर के रिटर्न में आया, अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे सिर्फ एडिशनल देना है ऐसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर अक्टूबर वापस से सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर अगर 10,000 का छूट चुका है तो 10,000 रुपया यहाँ पर ऐड करके 1,10,000 दिखाएंगे हम। इज दैट क्लियर? एंड सेम यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, रिवाइज्ड वैल्यू डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे रिवाइज वैल्यू डालने होंगे, क्लियर है? रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, ये अमेंड करने की बात की मैंने। वेयर अगर हमको B2B इनवॉइस अमेंड करना है, ठीक है, B2B इनवॉइस अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए टेबल 9 में अमेंडमेंट की फैसिलिटी होती है।
ठीक है, टेबल 9 वगैरह आपको रिलेवेंट नहीं है, इसको भूल जाओ। प्रैक्टिकली जो कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। सो टेबल 9 में हमको क्या करना होता है, जो भी पार्ट अपने को अमेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर चेंज करना है, सो इनवॉइस नंबर में वहां पर एडिटिंग का फील्ड होगा, तो यहाँ पर इसको अमेंड कर दो। ओके, अमेंड किया, बाद में क्या होगा, वो वो जो इनवॉइस था वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर वैल्यू चेंज करना है तो अगेन आपको रिवाइज्ड वैल्यू डालना है, नॉट जस्ट एडिशनल वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। इज दैट क्लियर? रिवाइज्ड वैल्यू डालनी पड़ेगी, समझ में आया? दिस इज ऑल विद GSTR1। तो कभी कंसोलिडेटेड डालना है, कभी इनवॉइस वाइज डालना है, वो आपको समझ में आया बात? ओके चलो, आ जाओ चार्ट बुक में वापस। नेक्स्ट, GSTR3B। देखो, टू ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए मैं वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ। नील रिटर्न, GSTR1 की पहले बात कर लेते हैं। नील रिटर्न जो होती है ना, जिसमें कोई भी मेरा सेल ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो उसमें अगर मैं SMS करूंगा तो SMS से भी फाइल हो जाएगा। SMS में आपको क्या करना होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको SMS डालना है, यहाँ पर 04 डालना होगा, ठीक है, अंडरस्कोर GST नंबर, अंडरस्कोर मंथ, मतलब मंथ तो सॉलिड डाल दिया यहाँ पर। बस ये मतलब एक पैटर्न होता है फिक्स कुछ तो, ठीक है, वो पैटर्न में आपको SMS करना है। तो जैसे ही आप SMS करोगे, इट वुड बी डीम्ड दैट रिटर्न इज फाइल्ड, नील रिटर्न फाइल हो चुका है। नेक्स्ट, GSTR3B। अब GSTR3B क्या होता है पहले वो समझो, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। अब मान लो कि आपने कुछ सेल किया है, कुछ परचेस किया, नेट GST भरना आता है 1 लाख रुपया। ओके, आपने सेल किया, यहाँ पर देख लिखो, लिख रहा हूँ, देख लो। सेल किया समझो 18 लाख का। ओके, 10 लाख का। ओके, GST यहाँ पर आया 1.8 lakhs। वेर एज आपने परचेस किया, उसके ऊपर आपके पास क्रेडिट था। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का परचेस किया, क्रेडिट आपके पास था से, ओके, सो 5 लाख का परचेस था। 5 लाख के परचेस पर कितना ITC होगा, समझ लो 18% के हिसाब से 90,000। ओके, सो नेट पेएबल इज ₹90,000। तो यहाँ पर GSTR जो 3B होती है, GSTR 3B, अब GSTR 3B रिटर्न है। ओके, GSTR 3B इज अ रिटर्न। नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 सेंट्रल टैक्स। इस नोटिफिकेशन ने रूल 61 सब रूल 5, इस रूल को अमेंड कर दिया रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ओके, इस रूल को अमेंड करने के बाद 3B इज अ रिटर्न। तो GSTR 3B में बेसिकली हम क्या क्या डिटेल्स डालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, सेल्स का डिटेल्स। ठीक है, सेल्स में दोनों टाइप, दोनों नहीं, तीनों बोल सकते हैं हम इसको। टैक्सेबल सेल्स, ओके, टैक्सेबल सेल्स, देन देन जीरो रेटेड सप्लाईज। अब यहाँ पर ना दो अलग कॉलम होते हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड विथ पेमेंट, ठीक है, विथ पेमेंट एंड जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट, जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट। ओके, ये सब डिटेल्स यहाँ पर 3B में जाती है, सेल्स की डिटेल्स। अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू ऑल्सो पुट वॉट एवर यू हैव पेड एज रिवर्स चार्ज। आपको रिवर्स चार्ज में जितना भरना आता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने GTA सर्विस लिया, तो RCM इनवर्ड। Okay. So all such details are to be put down in table number 3 of GSTR 3B। टेबल नंबर जान दो, मैं टेबल नंबर ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, मतलब एक्चुअल में है यही टेबल नंबर है, बट जिसको याद रखना है वो रखे, नहीं रखना है वो ना रखे। इज इट, इट्स प्रॉपर, कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोगों ने GST में काम किया है उनको याद रहेगा, जो लोगों ने नहीं किया उनको याद नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं। टेबल नंबर 4 में होता है सारा का सारा परचेज डिटेल्स। परचेज मतलब इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज का जो ITC होगा, ये अवेलमेंट हम इधर करेंगे, ठीक है। इनवर्ड RCM का अवेलमेंट, इनवर्ड RCM अवेलमेंट वुड बी इन टेबल नंबर 4, वेर एज इनवर्ड RCM पे टैक्स लायबिलिटी वुड बी इन टेबल नंबर 3। इज दैट क्लियर? दो अलग टेबल्स में हमको दिखाना होता है। देन ऑल अदर ITC करके एक टैब होता है, ऑल अदर ITC में आप लोग को जितना भी परचेज है, ठीक है, इंट्रा स्टेट इंटरस्टेट सारा का सारा परचेज जिसके ऊपर GST लगा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। इज दैट क्लियर? एंड देन हमें होगा एक टेबल नंबर 6 करके, ठीक है, टेबल नंबर 5 इंटरेस्ट और लेट फी वाला, टेबल नंबर 6 होगा पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पेमेंट ऑफ टैक्स में जो यूटिलाइजेशन होगा, जो हम पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में देखेंगे, दैट इज मेंशन इन टेबल नंबर 6, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो ये सारी डिटेल्स होती है GSTR 3B में।
In short, GSTR 3B is a summary return to pay tax. GSTR 3B is a summary return to pay tax. टैक्स का पेमेंट, आईटीसी का अवेलमेंट, ऑल दिस इज पॉसिबल इन जीएसटीआर 3B ओनली. इज दैट क्लियर? क्योंकि जीएसटीआर 2 इज नॉट ऑपरेशनल येट. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें ड्यू डेट्स क्या है वो सब समझते हैं. सेक्शन 39(1) के अंडर ये रिटर्न स्पेसिफाइड है. रूल नंबर 61(5), 61(6). ओके. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अमेंडमेंट का पॉइंट आ रहा है. ठीक है, एकदम कान खोल देना, दिमाग की बत्ती खोल देना. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेंडमेंट वाला पॉइंट. यहाँ पर दो अमेंडमेंट्स है. देयर आर टू अमेंडमेंट्स इन जीएसटीआर 3B. सबसे पहला अमेंडमेंट है, जीएसटीआर 3B पहले हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ मंथली, whereas with effect from 1st January 2021, QRMP scheme has been announced, which calls for 3B filing of quarterly filing of 3B. Okay, quarterly filing of GSTR 3B. समझ में आ रही है बात? GSTR 1 के क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि GSTR 1 ऑलरेडी क्वार्टरली था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट GSTR 3B का क्वार्टरली. सो क्वार्टरली 3B इज ऑल्सो अनाउंस्ड फॉर सम स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स, वो हम आगे देखेंगे. अप टू 5 ईयर जिसका टर्नओवर है, उसको 3B क्वार्टरली का ऑप्शन दिया गया है. अब जीएसटीआर 3B किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, क्या डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, वो यहाँ पर देखो. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इनवर्ड आउटवर्ड आरसीएम. अब ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आईएसडी, एनआरटीपी, कंपोजिशन, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ओआईडीआर, इन लोगों को एक अलग स्पेसिफिक रिटर्न फाइल करनी होती है, इसीलिए इनको 3B एप्लीकेबल नहीं है. अब 3B फाइलिंग का डेट एक्ट में लिखा हुआ था 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच सच सप्लाईज आर मेड. ओके. तो यहाँ पर 20th मतलब अगले साल का 20, अगले मंथ का 20th. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अक्टूबर, 20th नवंबर. पर क्या 20th नवंबर सच्ची का डेट है? सोच के बताओ. अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो तो आपको मालूम होगा कि 22nd को रिटर्न फाइल हो रही है. क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड सिस्टम में, स्टैगर्ड मैनर में 3B का पेमेंट सिस्टम लगाया हुआ है अभी. मतलब कुछ स्टेट्स को 22nd, कुछ स्टेट्स को 24th. उसमें भी टर्नओवर का लिमिट अप टू 5 ईयर को 20th, मोर देन 5 ईयर अप टू 5 ईयर को 24th, अप टू 5 ईयर को 22nd. ये सब है. तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक्ट में डेट्स मेंशन ही नहीं करते. वी शुड रिमूव द ड्यू डेट्स टू फाइल रिटर्न फ्रॉम एक्ट. सो लेट नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट डेट्स. तो यहाँ पर 20th डे को कट किया गया है, अमेंडमेंट की गई है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. चलो. हाँ हाँ, गिर गया पानी थोड़ा. ओके, चलो कोई बात नहीं. तो 20th जो डे होती है वो डेट वहां से निकाल दी गई है. ओके. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? एज में बी प्रिस्क्राइब. मतलब प्रिस्क्राइब कौन करेगा? रूल्स. अब रूल्स में लिखा है कि भाई नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे. तो जब भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा एक्सटेंशन वाला, या जो भी साइट नहीं चल रहा एक्सटेंड हुआ, महाराष्ट्र स्टेट में कोविड बढ़ गया तो एक्सटेंड हो गया, सो वॉट एवर द नोटिफिकेशन वुड बी, इट विल बी कमिंग इन द ऑफिशियल गैजेट एंड दैट वुड बी एप्लीकेबल. समझ में आया बात? अब यहाँ पर ये पॉइंट मैंने सिखाया. सीटीपी, सीटीपी 3B फाइल करेगा. और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीटीपी जो होता है उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है. ओके, एडवांस टैक्स पे करने के बाद वो बिजनेस चालू कर सकता है. जीएसटी नंबर उसको तभी ही मिलेगा जब वो एडवांस टैक्स पे करेगा. तो सर आपके आप जो बोल रहे हो मुझे कि एडवांस टैक्स पे करना है, उसके बाद नंबर मिलेगा, तो जब नंबर ही नहीं है उसके पास तो पे कैसे करेगा टैक्स? तो आंसर इज, उनको टीआरएन के बेसिस पर पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है, पहले टीआरएन मिलता है उनको, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर. टीआरएन में वो लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, देन उसको जीएसटी नंबर मिलता है. दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, nil returns shall be filed even if no taxable supplies are made during the period. nil return, नील रिटर्न आपको फाइलिंग करना पड़ेगा. ओके. नील रिटर्न का क्या मीनिंग है पहले वो समझते हैं. देखो इतना आसान नहीं है वो नील रिटर्न, मैं आपको बताता हूँ क्या है. सो नील रिटर्न मीन्स
A return, nil return means a return where there is no information to be furnished. ठीक है, ऐसा नहीं है कि टैक्स पेएबल जीरो है तो नील है, ऐसा नहीं। टैक्स पेएबल अगर जीरो है, मान के चलो जीरो है और नेगेटिव है, दैट इज रिफंडेबल जैसा कुछ आ रहा है। ओके, एंड सेकंड है कि नो इन्फॉर्मेशन, न मैंने परचेस किया न मैंने सेल किया, ऐसे रिटर्न को कहेंगे नील रिटर्न। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, इसको हम कहेंगे नील रिटर्न। बट दिस इज नॉट अ नील रिटर्न, नॉट अ नील रिटर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन थी फर्निश करने के लिए। भले ही आपका टैक्स पेबल जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपका टैक्स पेबल चाहे जीरो ही क्यों ना हो, बट अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी जो फर्निश करनी चाहिए थी रिटर्न्स में एंड आपने फर्निश नहीं की, सो इट वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, नील रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, ऐसा नहीं, ये नील रिटर्न है ही नहीं। नील रिटर्न मीन्स द रिटर्न इन विच देर इज नो इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। However, if there is some information to be furnished बट टैक्स लायबिलिटी जीरो है, तो उसको हम नील नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? जो जो भी अगर आप पेनल्टीज आपको मालूम है, लेट फीस, ठीक है, 25 रुपया 25 रुपया, 10 रुपया 10 रुपया, जो भी है, नील रिटर्न के लिए पेनल्टी इज लेस। ठीक है, लेट फीस इज लेस, whereas द रिटर्न विच इज नॉट अ नील रिटर्न, उसके लिए लेट फीस ज्यादा है। तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन नील रिटर्न एंड पेएबल रिटर्न। ठीक है, जीएसटीआर थ्री खत्म, थ्री भी खत्म हो गया। जीएसटीआर फोर, जीएसटीआर फोर इज टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन पर्सन। ठीक है, कंपोजिशन वाले जो लोग होते हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 10(2)(a) वाले, 10(1) और 10(2)(a), तो ये लोग दोनों जन फाइल करेंगे जीएसटीआर फोर। जीएसटीआर फोर वुड बी एनुअली, इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 39(2) रेड विथ रूल 62(5). ओके, अब यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर हम कहे बात 1920 की, then this return has to be filed by 30th April 2020। Is that clear? समझ में आई बात? अभी जो जीएसटीआर 4 है वो तो एनुअल है, ओके, पर इनका टैक्स पेमेंट क्वार्टरली है। क्यों क्वार्टरली है? क्योंकि ये लोग ज्यादा मंथली मतलब बेयर कर ही नहीं सकते, इन लोग से कंप्लायंस सहन ही नहीं होता। दिस आर स्मॉल पर्सन, उनको स्मॉल पर्सन कहा जाता है। ठीक है, छोटे लोग हैं, दे कैन नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीएसटी। हर महीना 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 नहीं कर सकते, क्वार्टरली करेंगे। तो क्वार्टरली उनको CMP08 नाम का स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट नॉट रिटर्न, स्टेटमेंट फाइल करना होगा क्वार्टरली बेसिस पर। उसका ड्यू डेट होगा 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर। ओके, मतलब अप्रैल टू जून का पीरियड है, तो 18th जुलाई वुड बी द डेट टू फाइल जीएसटी CMP08 एंड पे द टैक्सेस। ओके, अब CMP08 वर्क्स एज GST3B, मतलब ऐसा ही लगभग लगभग है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या फर्निश करना है हमें, टोटल आपको आपने कितना सेल किया, उसके ऊपर कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम वाले मतलब इनको 1% या तो फिर 5% या तो फिर 6%। ठीक है, ऑब्वियसली सबका बेस अलग है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो फिर टोटल टर्नओवर, रेस्टोरेंट है तो टोटल टर्नओवर, अगर ट्रेडर या तो फिर प्रेजम्पटिव स्कीम वाला है तो टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। तो इस तरीके से उनको टैक्स का पेमेंट करना होगा क्वार्टरली बेसिस पर। जीएसटीआर 4 की हम अगर बात करें, तो सेल्स का डिटेल आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे डालना है, मतलब टोटल सेल्स, बट परचेस का डिटेल्स आपको इनवॉइस वाइज डालना है। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक समझना चाहोगे? लॉजिक किसका? जीएसटीआर 4 में सेल्स कंसोलिडेटेड वाइज है, whereas purchases आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक देखना है, चलो देख लेते हैं। देयर इज लॉजिक इन ईच एंड एवरीथिंग, सब में लॉजिक है, ध्यान से। मान लो कि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ B2B, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, नॉर्मल नॉर्मल स्कीम है। ओके, सामने वाला भी बिजनेस है, B2B वाला ही है, और एक कंपोजिशन वाला है। ओके, कंपोजिशन वाला। अब यहाँ पर मैं अगर इसको सेल करता हूँ, 1000 रुपए का आइटम अगर मैंने इसको बेचा, तो कहना है से मुझे 1000 के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा, यस और नो? ओके, अब यहाँ पर जो 18% मैंने लगाया है, वो इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा, ये इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको सेल किया, इसके लिए कॉस्ट बनेगा। तो मैंने क्या किया, सोचा कि मेरे रिसिपिएंट को इस क्रेडिट का कोई यूज नहीं है, सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डिलीट दिस पर्टिकुलर इनवॉइस।
लेट अस डिलीट दिस इनवॉइस फ्रॉम आवर सेल्स, क्योंकि इसको वैसे भी आईटीसी नहीं मिलने वाला है, तो ये गवर्नमेंट को जाके कंप्लेंट भी नहीं करेगा कि सामने वाला रिटर्न फाइल नहीं किया। ओके, पर यहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस होने वाला है रेवेन्यू का। कैसे? अगर ये सेल इनवॉइस नहीं दिखाता तो ये 18% इसके जेब में जाएगा। ठीक है, ये 18% इसके जेब में जाएगा। सो गवर्नमेंट सेज आप अगर इनवॉइस डिलीट करोगे तो क्या हो गया? अगर कंपोजिशन पर्सन ने उसके इनवर्ड में अगर दिखाया होगा कि भाई आपसे गुड्स खरीदा, इतने अमाउंट का खरीदा, इतना जीएसटी था, ये आपका जीएसटी नंबर था, तो वी कैन ट्रेस बैक टू योर सेल्स। ठीक है, इसका परचेज आपका सेल, इसका इनवर्ड आपका आउटवर्ड। तो इसी तरीके से हम रजिस्टर्ड सप्लायर के पास पहुंच सकते हैं, जो इंसान सेल का इनवॉइस डिलीट कर रहा है, ऑन सेल टू कंपोजिशन पर्सन। समझ में आई बात? तो इसीलिए परचेज का डिटेल इनको इनवॉइस वाइज डालने कहा गया है। ओके, नेक्स्ट एनआरटीपी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये अपना खत्म हो गया जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 5 एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो बाहर वाला है, ठीक है, वो इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहा है, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको जीएसटीआर 5 में रजिस्ट्रेशन, जीएसटीआर 5 में रिटर्न फाइलिंग करना है। ठीक है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विद रूल 63। ओके, अब यहाँ पर इनको जीएसटीआर 5 कब फाइल करना है? सबसे पहली बात तो मंथली और विद इन 7 days आफ्टर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सपायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, कम अपन ने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर देखा था, कितने दिन तक इनका सर्टिफिकेट वैलिड होता है? कैन आई से 90 days? यस और नो? 90 दिन से ज्यादा वैलिड नहीं होता, और अगर स्पेशल परमिशन मिलती है तो 90 days का एक्सटेंशन पॉसिबल है। सो मैक्सिमम इट इज 180 days। ओके, सो 180 days मतलब लगभग लगभग 6 महीना। ओके, तो यहाँ पर उनसे रिटर्न फाइलिंग किस फ्रीक्वेंसी में की जाएगी वो देखता है। अगर मंथली मंथली है उसका, फॉर एग्जांपल अप्रैल महीना चालू है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, ध्यान से सुनना, अप्रैल मंथ चालू है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, सो ही हैज टू फाइल जीएसटीआर 5 बाय 20th of May। क्लियर? अगर मान लो कि उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया मई महीने में 15 तारीख को, उसका सर्टिफिकेट खत्म हो गया, मतलब उसने कहा कि सर मेरा काम हो चुका है, ठीक है, मेरा काम हो गया, जितने काम के लिए मैं आया था, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए, वो काम हो चुका है। अब 15 मई को ही इज कैंसिलिंग हिज रजिस्ट्रेशन, वो सर्टिफिकेट वो सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर उसको मई मंथ में जो सप्लाईज किया है, ठीक है, जो 1 मई से लेकर के 15 मई तक उसने जो सप्लाई किया है, उसका रिटर्न उसको 20th जून तक फाइल करना होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पर्सन होता तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एनआरटीपी के लिए ऐसा नहीं। एनआरटीपी के लिए क्या है? अगर उसका रजिस्ट्रेशन 15 मई तक है, तो उसको जो फाइनल रिटर्न है मई मंथ की, विद इन 7 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट उसको फाइल करना, 7 days में, दैट इज बाय 23rd मई तक उसको रिटर्न फाइल करना है फॉर द मंथ ऑफ मई। समझ में आया? 20th जून मत लिखना एग्जाम में, क्वेश्चन कैन कम टू कंफ्यूज यू। क्वेश्चन में कहा होगा कि 15 मई तक उसने सप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर किया। ओके, तो उसको ये 15 दिन का सप्लाईज कब दिखाना है? 20th जून, 23rd मई, any of this or none of this? The answer would be 23rd May, because the final return, that is the month in which he is surrendering the registration certificate, उसका रिटर्न उसको 7 days में फाइल करना होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर। आई होप दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहीं यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। ओके, ड्यू डेट टू पे टैक्स। ड्यू डेट क्या होगा? ऑब्वियसली एनआरटीपी को एडवांस टैक्स पे करना होता है सीटीपी के जैसा। ओके, सेम अप्लाइज, टीआरएन उन लोग को लेना पड़ता है, एंड सो ऑन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, उसके बेसिस पे वो लोग एडवांस टैक्स जमा करेंगे, उसके बेसिस पे उन लोग को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 5 दिन पहले, बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इनका रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए वैलिड होगा, 90 days का एक्सटेंशन पॉसिबल है। GSTR 5A इज फॉर नॉन रेसिडेंट OIDAR सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। अब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट क्या होता है, अगर ये समझना है तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर देख लो। ओके, वहां पर मैंने डिटेल में बताया। तो नॉन रेसिडेंट OIDR सर्विस प्रोवाइडर मतलब अगर गूगल है,
गूगल अगर इंडिया के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस, देन गूगल को जीएसटीआर 5A फाइल करना पड़ता है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो है ही है सेक्शन 24 के हिसाब से, पर यहाँ पर रिटर्न कौन सी होगी? जीएसटीआर 5A। ड्यू डेट होगा 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच सच सप्लाईज वर मेड। जीएसटीआर 6 आईएसडी के लिए होगा, ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विस, ओके। इनके लिए टाइम लिमिट है 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। इसके पीछे लॉजिक है, सुनना। 13th के पीछे लॉजिक क्या है वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉजिक्स कहीं पर बुक में नहीं होंगे, बुक्स में खाली ड्यू डेट होंगी, लॉजिक्स आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में दिया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी को उसने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, ये आईएसडी है, ओके। बी नॉर्मल पर्सन है, उसको अपना जीएसटीआर 3B, ध्यान से सुनना, जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा 20th तक, ओके। समझ में आ रहा है? 20th तक लॉजिकल डेट पकड़ के चलते हैं। अब अगर मैं आईएसडी से कहूँ कि भाई आपको भी 20th तक ही देना है रिटर्न, एंड 3B भी इसको 20th तक फाइल करना है, सो कहना है से यहाँ पर बहुत होच पोच मच जाएगी, होच पोच इन द सेंस बहुत इरेगुलरिटीज होगी, ठीक है। सो अगर आईएसडी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, आईएसडी अपना जीएसटीआर 6 भरता है, तो रिसिपिएंट को उसके जीएसटीआर 2A में दिखेगा, क्या दिखेगा कि आईएसडी ने मेरा रिटर्न फाइल किया है, ओके, तो यहाँ पर मुझे इतना इतना क्रेडिट मिलना चाहिए। सो दैट रिकंसिलेशन इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर 7 days, यस और नो, ओके। तो इसीलिए 20th के पहले की डेट रखी गई है एंड 13th डेट रखी गई है। 13th ही क्यों रखी है? अब ध्यान से सुनना, आईएसडी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम सप्लायर हु इज सप्लाइंग टू हिम। सो ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा 11 तारीख तक। अब 11 के बाद इसको तो मालूम पड़ना चाहिए कि सामने वाले से मैंने ये खरीदा है, तो इसको 13 का डेट दिया एंड उसको 20th का डेट दिया। तो दिस इज द लिंक, जीएसटीआर 1 सप्लायर, उसने सप्लाई किया किसी आईएसडी को, आईएसडी ने, सुनना ध्यान से, रियली सॉरी, आईएसडी को सप्लाई नहीं किया, इनवॉइस आईएसडी के नाम पे बनाया है, सप्लाई तो बी को किया, ओके। अब आईएसडी को इनवॉइस जाएगा, अब आईएसडी को पता तो चले कि भाई ये इस ब्रांचेस ने खरीदा है, ओके। सो इसके लिए 13th एंड देन बाद में 20th जब रिसिपेंट को रिटर्न फाइल करना होगा जीएसटीआर 3B। इज दैट क्लियर? सो आईएसडी को 13th डेट दिया हुआ है, बीच का डेट, अपने रिसिपिएंट को रिटर्न फाइल करने का डेट 3B वाला, उससे के पहले, एंड जीएसटीआर 1 सप्लायर फाइल करेगा उसके बाद का। समझ में आ रही है बात? ओके। It can be filed between 10th and 13th. 13th details are auto populated after GSTR 1 is filed. Okay. ISD has to take compulsory registration under section 14. Very important. Section 24. Very important. अब ये बात क्या है, ध्यान से सुनना, अमेजिंग थिंग, ठीक है। वाइट बोर्ड पे आ जाओ, बता रहा हूँ आपको। अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट का क्या है लॉजिक, वो पहले समझो। व्हाट इज द लॉजिक? अब सेक्शन 24 कहता है, ये लॉजिक नहीं है। सेक्शन 24 तो एक सेक्शन है, प्रोविजन है, लॉ का एक प्रावधान है, ओके। आईएसडी को रजिस्ट्रेशन लेना है कंपलसरी। अब मान लो आई एम अ सप्लायर, ठीक है, मैं एक एचओ हूँ, रिलायंस का मैं एचओ हूँ, ओके। मैं सप्लाईज भी करता हूँ, ओके, मैं नॉर्मल सेल्स भी कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, आई एम डूइंग सेल्स, ओके, आई एम परचेजिंग गुड्स एज वेल, बट सिंस आई एम एचओ, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉमन सर्विसेज। जो मेरी ब्रांच सर्विस लेती है उसका बिल भी मेरे नाम पे आता है, ओके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आपका सेल परचेज के लिए आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, ओके, सेक्शन 22 वाला। पर अगर आपको कोई कॉमन सर्विस का इनवॉइस आ रहा है एंड उस आईटीसी ऑन दैट पर्टिकुलर सर्विस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो यू कैन नॉट डू इट बाय योर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो नॉर्मल इंसान को दो रजिस्ट्रेशन लेना है, नॉर्मल इंसान जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट, उसको दो रजिस्ट्रेशन लेना है, एक आईएसडी एंड एक नॉर्मल। नॉर्मल का सेल कब तक फाइल करना है? 11 तक। नॉर्मल वाला आईएसडी नहीं ले सकता है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट नॉर्मल वाले में जीएसटीआर 6 का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेते हो आपको सिर्फ जीएसटीआर 1 का ही ऑप्शन दिखेगा, 6 साथ में नहीं दिखेगा, ओके, 6 साथ में नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको 6 भी फाइल करना है, जीएसटीआर 6, तो आपको आईएसडी का नंबर भी लेना पड़ेगा जो आपको 13 तक फाइल करना है। इज दैट क्लियर? सो रिलायंस एचओ इन दिस पर्टिकुलर केस विल टेक two different registrations, one as a ISD, one as a normal taxpayer,
आपने अगर फिजिकली प्रैक्टिकली काम किया है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो वहां पर आपको ड्रॉप डाउन आता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आप काफी सारी चीजें देखते हो, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, आईएसडी। तो वहां पर आपको दो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। समझ में आया? दिस ऑल आर द लॉजिक। आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो ही समझ में आएगा आपको। ओके। एंड प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे हो तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। GSTR 7। GSTR 7 अब ये भी होती है मंथली। ओके। अब ना ये सारी चीजें जो यहाँ पर आईएसडी के बारे में बात कर रहा हूँ, आरसीएम सप्लाई नहीं ले सकता, ये अपन ने इनपुट टैक्स रेट में देखा है, ठीक है। आईएसडी कैन नॉट परचेज एनी आरसीएम सप्लाईज, ठीक है, ये बात तो आप लोग को मालूम होगी। नेक्स्ट, GSTR 7 इज मंथली रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय टैक्स डिडक्टर्स। इसके लिए टैक्स डिडक्टर्स, डिडक्टर्स होते कौन है? डिडक्टर्स होते कौन है? कैन आई से गवर्नमेंट एजेंसीज। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी वो टैक्स का डिडक्शन करेगी। ओके। कुछ स्पेसिफिक पर्सन है सेक्शन 51 के तहत जो हम पेमेंट ऑफ टैक्स में देखेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज, देन लोकल अथॉरिटीज, सोसाइटीज, पीएसयू, स्टैच्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, ये सारी चीजें लिखी हुई है वहां पर सेक्शन 51 में देखेंगे। सो जो लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं उनको GSTR 7 फाइल करना होता है अप टू 10th of the next month। सेम कॉन्सेप्ट विच आई हैव टोल्ड फॉर ISD अप्लाइज ओवर हियर। क्या कॉन्सेप्ट सर? अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसी को सेल भी करना है एंड टैक्स भी डिडक्ट करना है, तो उसको टैक्स डिडक्ट का रजिस्ट्रेशन अलग लेना होगा एंड नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अलग लेना होगा ताकि वो GSTR 1 3 भी फाइल कर पाए। एंड GSTR 7 के लिए उसको टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेना होगा जिसके तहत वो टैक्स डिडक्शन कर पाए। So two different registrations are to be taken by tax deductor. Is that clear? Next, tax collector. GSTR 8 tax collector. Okay. टैक्स कलेक्टर कौन होता है? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको लायबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने का। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। कंपोजिशन स्कीम में मैंने इसका जिक्र किया था, वापस एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी। ओके। बी इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ए इज द सप्लायर एंड सी इज द recipient. C is the recipient. Okay. Now A is the supplier supplying through ECO. अगर वो गुड्स सप्लाई करता है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा प्रोवाइडेड ECO is liable to collect tax. When ECO is liable to collect tax? When consideration is received by ECO and then he is remitting to the Mr. A. क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का कोई गुड्स है। कितने का? 1000 रुपए का। 1000 प्लस GST। ओके। तो सपोजिंगली 1180 इज द अमाउंट। सो 1180 सी ने बी को पे किया, ठीक है। अब ये 1180 में 180 तो अपना टैक्स अमाउंट है, वो उसको एज इट इज रेमिट करना होगा, प्लस 1000 माइनस TCS ऑन दैट पर्टिकुलर 1000 से 1%, तो 10 रुपया उसको TCS कलेक्ट करना है। एंड इसका जो कमीशन है ECO का से 2%, सो 20 रुपीज उसको कमीशन कलेक्ट करना है। ओके। सो दिस पर्टिकुलर थिंग आर टू कलेक्ट बाय ECO। सो नेट वो कितना रेमिट करेगा कैलकुलेशन करो। 1180 माइनस 30 1150। क्लियर? 1150 रेमिट करेगा बी ए को। अब यहाँ पर कुछ पार्ट समझना। 1000 180 ₹10 ₹20 इतना करके रेमिट किया 1150। अब जो 1000 है ये सप्लाई किसका है? कैन आई से दिस सप्लाई इज ऑफ मिस्टर ए, सप्लाई इज ऑफ मिस्टर ए। सो ये मिस्टर ए की GSTR 1 में जाएगा, मिस्टर ए के GSTR 1 में जाएगा। क्लियर है? तो ये टैक्स भी मिस्टर ए के GSTR 1 में जाएगा। ये 10 रुपीज जो TCS कलेक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, ये GSTR 8 में जाएगा। ओके। एंड ये जो कमीशन है दिस इज द सप्लाई ऑफ मिस्टर बी। ओके, मिस्टर बी नहीं, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी का ये कमीशन है, ठीक है। तो दिस इज द कमीशन इनकम। सो इसके लिए इसको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्टर के रजिस्ट्रेशन में GSTR 8 एंड GSTR 1 दोनों साथ में फाइल कर सकता है क्या?
आंसर इज नो। उसको दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटीआर 8 फाइल करने के लिए एक टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन, एंड अपना कमीशन इनकम दिखाने के लिए उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो जीएसटीआर 1 फाइल कर पाए। सो ऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स हैव टू रजिस्ट्रेशंस। ये बहुत डीप बात है, आपको बुक्स में किधर भी नहीं मिलेगा, इट इज माई गारंटी। ये आप सिर्फ प्रैक्टिकल लोगों से ही जान सकते हो, अगर आपने ऑफिस में काम किया तो ही। अगर ऑफिस में काम नहीं किया तो देर इज नो वन टू से यू दिस थिंग्स। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है सब लोग को बात? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद जीएसटीआर 8। आ जाओ चार्ट बुक पर। जीएसटीआर 9 तो एनुअल होती है, ठीक है? एनुअल रिटर्न ही नाम है इसका। सो एनुअल रिटर्न अदर देन आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, सीटीपी, एनआरटीपी, इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है, इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है। इसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 1920 की अगर हम बात करें तो ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 2020। क्लियर? जीएसटीआर 9 है, कंपोजिशन पर्सन एनुअली फाइल करता है, ठीक है? कंपोजिशन पर्सन एनुअली फाइल करता है 31 दिसंबर तक। समझ में आया? अब सर आपने एक चीज बताई थी, जीएसटीआर 4 भी एनुअली है, ओके, वेरएज जीएसटीआर 9 ए भी एनुअली है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आंसर इज डिफरेंस, ध्यान से सुनना। जीएसटीआर 4 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने के पहले की रिटर्न है। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑब्वियसली आईटीआर के दिन फाइल होता है, मतलब फाइनलाइज होता है। पर 9 ए जो है उसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर। इट मीन्स आपका आईटीआर फाइल हो चुका होगा, आपका फाइनल अकाउंट दैट इज जो बैलेंस शीट पीएनएल है वो फ्रीज हो चुका होगा। उसके बाद आपको 9 ए फाइल करना है टू रिकनसाइल जीएसटीआर 4 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर? जीएसटीआर 9 भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फाइल करते हैं, ओके। अब ये जीएसटीआर 8 वाले, सॉरी अपना टीसीएस के रजिस्ट्रेशन से फाइल करेंगे कि नॉर्मल वाले से? नॉर्मल वाले से, ओके। अब ये रिटर्न तो अब तक नोटिफाइड हो ही नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर्म आया ही नहीं है, नॉट येट ऑपरेशनल, ओके, अब तक ये ऑपरेशन में नहीं आई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीएसटीआर 9 सी। 9 सी तो खैर अभी निकल गई है, बट आपके सिलेबस में है, ध्यान देना। जीएसटीआर 9 सी जो है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसमें हम लोग रिकनसाइल करते हैं बुक्स का टर्नओवर एंड रिटर्न्स का टर्नओवर, ठीक है। एंड सीए और सीए में, ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीए सीए में उसको साइन करते हैं, ठीक है। जीएसटीआर 9 सी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 5 करोड़, whereas annual return GSTR 9 was applicable, annual return annual return was applicable when your turnover exceeds rupees 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है देन आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो ऑडिट भी करवाना है। सो एनुअल रिटर्न प्लस ऑडिट, 9 plus 9C is applicable when your turnover exceeds 5 CR. Only 9 is applicable if your turnover is more than 2 CR but less than 5 CR. Okay, GSTR 9C is optional. मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, करना है तो करो नहीं तो मत करो। दैट क्लियर? सीए सीए में हु आर प्रैक्टिसिंग दे हैव टू सर्टिफाई, उधर उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, उनको उधर साइनिंग करना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिटर्न। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये रिटर्न फाइल नहीं करनी है, कौन है वो लोग? सबसे पहला तो ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर्स है। ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर शायद टाइप नहीं हुआ है। ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर आर नॉट रिक्वायर्ड फाइल जीएसटीआर 9 एंड 9C। नेक्स्ट इज फॉरेन एयरलाइन। फॉरेन एयरलाइन को फाइल नहीं करना है जो कंपनीज एक्ट का कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ठीक है। फॉरेन एयरलाइन, नॉट इंडियन एयरलाइन, मतलब एतिहाद अगर ये दुबई का एयरलाइंस है, ठीक है, उनको रिटर्न फाइल, उनको जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटीआर 10 कैंसलेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा इफ यू आर अदर देन आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, एनआरटीपी, कंपोजिशन, इन लोग के लिए सेपरेट रिटर्न है, तो इन लोग को जीएसटीआर 10 की बातें नहीं करनी। कब तक फाइल करना है? विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर। मतलब डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, ठीक है, विच एवर इज लेटर से 3 महीने में आपको फाइल करना। विच एवर इज लेटर से 3 महीना लेना है, यस और नो? ओके। आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना है। फाइनल रिटर्न में क्या क्या होता है पर्टिकुलर्स, आपके पास कितना स्टॉक था,
कितना रिवर्सल करना है, सेक्शन 29 के हिसाब से, सेक्शन रूल 44 के हिसाब से, रूल 40 के हिसाब से किस तरीके से आपको कैपिटल गुड्स का रिवर्सल करना है, ये सारी चीजें होंगी जीएसटीआर 10 में। जीएसटीआर 11, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूएनओ एम्बसीज, इन लोगों को जीएसटीआर 11 फाइल करना होता है बाय 20th of the month succeeding the month in which inward supply is received by यूआईएन होल्डर्स। ठीक है, मतलब अगर अप्रैल का है तो 20th मई तक, दैट क्लियर, मंथली फाइल करना होगा। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिवाइज रिटर्न। ठीक है, अगर आपने कभी सर्विस टैक्स में काम किया है, अगर आपने वैट में काम किया है, तो आप लोग को मालूम होगा रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट हुआ करता था, मतलब पूरी की पूरी रिटर्न ही रिवाइज हो सकती थी। पर जीएसटी में कोई रिटर्न रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली अमेंडमेंट कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। एंड वो रेक्टिफिकेशन भी आपको कब तक करना है, कब तक करना है, सितंबर मंथ तक। ठीक है, सितंबर मंथ के रिटर्न तक, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको आईटीसी लेना है, छूट गया था आपका आईटीसी, ओके, तो आपको 20 अक्टूबर तक उसको क्लेम करना है। इट मीन्स सितंबर के रिटर्न फाइल करने तक, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर आपको जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस में चेंज करना है, तो सितंबर का जो रिटर्न है उसी में चेंज कर सकते हो, या तो फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने तक विच एवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट, एनुअल रिटर्न के बाद कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और अगर एनुअल रिटर्न आपका 20 अक्टूबर के बाद फाइल हो रहा है, या तो फिर 11 अक्टूबर के बाद फाइल हो रहा है, ओके, देन इन दैट केस आपका जो सितंबर का टाइम लिमिट है, दैट वुड बी द अपर लिमिट, उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई इन द पीरियड between the date on which he became liable to be registered and date of grant of registration। ठीक है, उसको फर्स्ट रिटर्न में दिखाना है। आप लोग को ये मैंने ऑलरेडी आईटीसी में सेक्शन नंबर 18 सिखाने के टाइम बताया था। ओके, फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40 होती है, सेक्शन 40 उसमें आपको फर्स्ट जो भी ट्रांजेक्शन है, टैक्सेबल पर्सन आप बने तब से लेकर के जब तक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, उस पीरियड के दौरान आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो ये जो सप्लाईज है आपको फर्स्ट रिटर्न में दिखानी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, each GSTN under same PAN have to file different annual return for each registration। आपको हर उस स्टेट में एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा जहां पर आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे इंडिया का पैन बेसिस पर एक एनुअल रिटर्न, ऐसा नहीं है। एनुअल रिटर्न इज स्टेट वाइज रादर जीएसटी नंबर वाइज। अगर आपका एक ही स्टेट में दो अलग रजिस्ट्रेशन है, तो दो अलग रजिस्ट्रेशन को जीएसटीआर 9 सी फाइल करना होगा। वेयर द पर्सन हैज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, 44 और 45, अगर आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया, 3B एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो फिर फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो फिर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो आपको आपको एक नोटिस आएगा। ठीक है, ठीक है, उसमें आपको लिखा होगा कि भाई मुझे आप 15 दिन में बताइए कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। ओके, एंड यहाँ पर आपका असेसमेंट होगा सेक्शन 62 के अंडर। ओके, नॉन फाइलर्स हम असेसमेंट में चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की एंड आपका नील रिटर्न था, देन आपके ऊपर लेट फीस लगेगा 10 रुपीज CGST, 10 रुपीज SGST। और अगर नील रिटर्न नहीं था, अदर देन नील रिटर्न, then it would be 25 rupees CGST, 25 rupees SGST, both will be upper capped up to rupees 5000 CGST, 5000 SGST। क्लियर है? अब बीच में एमनेस्टी स्कीम भी निकली थी, 31 अगस्त तक वैलिड थी वो, जिसमें अपर कैप 250 रुपया एंड 500 रुपया था, CGST SGST ईच। अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो या तो लेट फाइल करते हो, देन आपको पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज पर डे, और 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इतना आपको फीस लग सकता है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? विच एवर इज लोअर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक चीज समझना, ये एनुअल रिटर्न का लेट फीस है, नॉट जीएसटीआर 9C। 9C का जो लेट फीस होगा वो होगा 25,000 CGST, 25,000 SGST, जो जनरल पेनल्टी है। एक्ट में कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, जो एक्ट में कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं होती, उसके लिए जो पेनल्टी होती है वो जनरल पेनल्टी 25,000 CGST, 25,000 SGST। इज दैट क्लियर? हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, द पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट एंड प्रोवाइडिंग OIDR सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है,
यहाँ पर अनरजिस्टर्ड की जगह पर यहाँ पर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन नॉट दैट इज NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट लिख सकते हो, ठीक है। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको GSTR 9 एंड 9C नहीं फाइल करना है, क्लियर। नेक्स्ट, GSTR 9 एंड 9C फॉर FY 17-18 shall not be required, ठीक है, ये नॉट वेरी रिलेवेंट, इसको हटा दो। GSTR 3 shall not be required to be filed if GSTR 3B is filed, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट जो आपके अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली आई है, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, एक बार ऊपर से बता देता हूँ। सेक्शन 39(1) जो 3B का फाइलिंग है, उसमें अमेंडमेंट ये लाया गया है, जो ड्यू डेट्स है, ठीक है, वो ड्यू डेट्स को एक्ट से निकाल दिया एंड कहा कि भाई प्रिस्क्राइब करेंगे हम लोग। ओके, ये अमेंडमेंट हमने देख ली। इंसर्शन ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 39(1) फॉर QRMP स्कीम। अब मैंने आप लोग को कहा कि GSTR 3B पहले मंथली हुआ करता था, ओके, अभी भी एक्ट में मंथली लिखा है, बट प्रोवाइजो लाया। प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शन टू दिस मंथली। तो यहाँ पर अगर मंथली का एक्सेप्शन हम कहेंगे तो क्वार्टरली इज द एक्सेप्शन, ठीक है। इट वुड बी रिटर्न इन रूल्स, ठीक है, रूल 61 में है, लिखा हुआ है पूरा QRMP स्कीम के बारे में, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इन प्रोवाइजो टू सेक्शन 39 इट इज रिटर्न दैट कि सम स्पेसिफाइड पर्सन वुड बी अलाउड टू फाइल GSTR 3B क्वार्टरली, ओके, हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, सेक्शन 39 अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर GSTR 4 एनुअली। एक्ट में लिखा हुआ था GSTR 4 क्वार्टरली, जो GSTR जब आया था तब से GSTR 4 क्वार्टरली हुआ करता था। अब CMP 08 क्वार्टरली है, GSTR 4 एनुअली है। तो एक्ट में सुटेबल अमेंडमेंट लाया गया सो एज टू बी इन लाइन विद द एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोविजंस। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 39(7). अब 39(7) क्या कहता है? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे टू गवर्नमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज बोथ और क्रेडिट अवेल्ड और टैक्स पेबल ड्यूरिंग द मंथ, ओके। मतलब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि रिटर्न फाइल करने के टाइम पर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। रिटर्न फाइल करने के टाइम पर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन सम केसेस, जैसे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम की हम अगर बात करें तो CMP 08 इज नॉट अ रिटर्न, CMP 08 इज अ स्टेटमेंट। तो CMP 08 जब कंपोजिशन पर्सन फाइल करता है तब क्या वो रिटर्न फाइल करता है? नहीं। तो ये रिटर्न फाइलिंग तक टैक्स पेमेंट पॉसिबल नहीं है, उसके पहले टैक्स का पेमेंट हो रहा है, ओके। GSTR 4 एनुअली होगा, तो क्या तब मैं टैक्स का पेमेंट करूँ? नहीं। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन को प्रोवाइजो 1 के तहत लाया गया। प्रोवाइजो 2, ओके, प्रोवाइजो 2, यहाँ पर इन दोनों का एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब QRMP स्कीम में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। QRMP स्कीम क्या होती है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ओके। GSTR 3B क्वार्टरली, पेमेंट मंथली, ओके। सो हम जब पेमेंट कर रहे हैं तब क्या हम 3B फाइल कर रहे हैं? नहीं। तो दिस वॉज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ये सब चीजें तो एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइजोस इंसर्ट किए गए हैं, क्योंकि ये लोग पहले कहते थे कि पेमेंट करते करते आपको रिटर्न फाइल करना है, पर अभी पेमेंट मंथली करनी है, पर रिटर्न फाइल क्वार्टरली करना है। सो पेमेंट एंड क्वार्टरली आर नॉट सिंक विथ ईच अदर, तो उसको सिंक को डिसिंक करने के लिए प्रोवाइजोस लाए गए हैं। अब यहाँ पर रूल 59 में लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये रूल 59 की बातें हैं, जो कहता है कि आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा अगर आप GSTR 3B फाइल नहीं करते प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की, ओके, या तो फिर प्रीसीडिंग क्वार्टर की। ये ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, मंथली फाइल अगर आप हो तो आपको 3B अगर आपने पिछले 2 महीनों का फाइल नहीं किया, 2 मंथ्स का, देन आपको GSTR 1 से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर आप QRMP स्कीम वाले हो, ओके, सो अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ओके, देन आपको 3B आपको 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया तो आपको 1 फाइलिंग नहीं दिया जाएगा, ओके। सो ऑल दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन GSTR 1। GSTR 1 पे रेस्ट्रिक्शन है, प्रोवाइडेड 3B इज नॉट फाइल्ड, ओके। अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जिसको 86B रूल अप्लाई होता है, ओके, तो प्रीसीडिंग पीरियड का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो आपका GSTR 1 को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इज दैट क्लियर?
Next, now we are going to learn the amendment part, that is QRMP scheme. Okay. So QRMP scheme में कुछ notifications लाए थे जिसके तहत ये QRMP scheme को इफेक्ट किया गया. कौन से नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं ये सब देख रहे हैं हम लोग. नोटिफिकेशन नंबर 81/2020 जो कहता है कि QRMP स्कीम को लाओ. अब QRMP स्कीम लाने के लिए पहली बात एक ध्यान देना, QRMP, आर मतलब यहाँ पर 3B की बात चालू है, 1 की बात नहीं चालू. क्यों? क्योंकि 1 तो पहले से ही क्वार्टरली था, मतलब क्वार्टरली भी था, पर 3B वॉज ऑलवेज मंथली. जिसको GSTR 1 मंथली था या क्वार्टरली था, उनको 3B जक मार के मंथली फाइल करना पड़ता था. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 3B विल बी क्वार्टरली आफ्टर अनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम. अब जहां पर भी मैं QRMP की बात कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा 3B की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना. अनलेस अदरवाइज आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट GSTR 1. ओके. अब नोटिफिकेशन नंबर 81 ने क्या कहा, QRMP लाने के लिए पहले जो GSTR 3B का जो मंथली वाला प्रोविजन था उसका एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा. एक्सेप्शन बनाने के लिए प्रोवाइजो लाना पड़ेगा. जो प्रोवाइजो लाया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 81. इज दैट क्लियर? नॉर्मली कहते हैं मंथली. अब मंथली का अगर एक्सेप्शन मैं करूंगा, ठीक है, देन ओनली QRMP आ सकता है. ओके. सो दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज ब्रॉट बाय notification number 81/2020. Is that clear? Next, brings IFF. Notification number 82 brings IFF. IFF क्या होता है? Invoice Furnishing Facility. अब जो इंसान GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करता है, ओके, GSTR 1 क्वार्टरली, पर सामने वाला उसका जो रिसिपिएंट है वो GSTR 3B मंथली फाइल कर रहा है, ओके, तो रूल 36(4) कहता है कि अगर आपको 2A में नहीं दिख रहा है तो आप क्रेडिट उतना नहीं ले सकते, सिर्फ 5% ही अपर कैप आप ले सकते हो, उतना ही रिटर्न, उतना ही क्रेडिट ले सकते हो. तो यहाँ पर जो मंथली फाइलर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी. वो कहते हैं कि भाई मेरा GSTR 1 जो पर्सन फाइल कर रहा है वो क्वार्टरली फाइल कर रहा है, तो मुझे 3 महीने के बाद दिखेगा, तो 3 महीने तक क्या मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, मुझे जेब से पे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट बोलती है हाँ, करना पड़ेगा. पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि क्यों करें हम. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई IFF करके एक फैसिलिटी लाते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. अब IFF सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोग का GSTR 1 क्वार्टरली है, जिनका GSTR 1 क्वार्टरली है, उनको क्या करना है, मंथली बेसिस पर IFF फर्निश करना है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. उसमें उनको क्या डालना है, सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन डालने हैं. क्या डालना है? B2B ट्रांजेक्शन. ओके, B2B ट्रांजेक्शन उनको डालने हैं यहाँ पर. B2B ट्रांजेक्शन डालने से, मंथली डालने से, ओके, क्या होगा, उसको ऑटो पॉपुलेटेड 2A में दिखेगा. समझ में आ रही है बात? सो अगर मेरा GSTR 1 क्वार्टरली है तो पहले 2 मंथ, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई जून की हम बात करते हैं, अगर ये क्वार्टर है तो अप्रैल एंड मई का जो सेल्स होगा B2B, आई विल बी फर्निशिंग इट इन IFF. जो जून का सेल होगा सिर्फ मुझे उतना ही सेल दिखाना होगा, ठीक है, उतना ही सेल दिखाना होगा, क्योंकि जो IFF में फर्निश किया है वो ऑटोमेटिकली ये क्वार्टर के रिटर्न में ऑलरेडी आ जाएगा. 1 क्वार्टरली था ना आपका, तो अप्रैल में का तो ऑलरेडी आपने भर दिया था IFF, तो जो आपने भरा है उसको एज इट इज ले लेगा उस क्वार्टर के डिटेल्स में, एंड सिर्फ जून का आपको एडिशनली अपलोड करना पड़ेगा. यस और नो? एंड जो B2C सेल आपने अप्रैल मई में किया हुआ है, ओके, वो सेल भी आपको जून में ही दिखाना पड़ेगा. समझ में आया? सो मेन पर्पस ऑफ IFF वाज फॉर ऑटो पॉपुलेटिंग द डिटेल्स ऑफ B2B ट्रांजेक्शन. दैट क्लियर? IFF का पर्पस समझ में आया? नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नंबर 84. 84 ये कहता है कि कौन कौन लोग QRMP स्कीम में आ सकते हैं. ओके, उन्होंने टर्नओवर का एक लिमिट स्पेसिफाई किया, 5 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है बस उतने ही लोग आ सकते हैं. एंड जो लोग को 3B फाइल करना होता है वही लोग, जिनको 3B फाइल ही नहीं करना होता, जैसे OIDR सर्विस प्रोवाइडर्स, कंपोजिशन पर्सन, उनके लिए तो है ही नहीं ना QRMP. सिंपल लॉजिक, जिसको 3B एप्लीकेबल था एंड जिसका टर्नओवर अप टू 5 CR है, उनके लिए QRMP स्कीम लाई गई है. नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नंबर 85. ये क्या कहता है कि QRMP स्कीम में QRMP क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट. सो मंथली अगर आपको पेमेंट करना है तो जो 2 मंथ का आप पेमेंट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, क्या करना है उसमें, वो सब देखेंगे, और पूरा का पूरा डिटेल्स अपन आगे देखने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रीफली आपको बता रहा हूँ. चलो आगे बढ़ते हुए मैं ना आपको ये व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ.
ज्यादा बेटर समझेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान देना। GSTR 1, GSTR 1। अब ध्यान से सोच करके बोलना मुझे, GSTR 1 में कितने ऑप्शन थे? दो थे सरकार, दो ऑप्शन थे। कैसे दो थे ऑप्शन? मतलब ऑप्शन तो अपने को एक ही ऑप्ट करना है, ओके, पर गवर्नमेंट के साइड से गवर्नमेंट ने दो अलग अलग चीजें बना के रखी थी। कैसे? अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है तो, एंड अगर आपका टर्नओवर मोर देन 1.5 सीआर है तो, अगर अप टू 1.5 सीआर है तो आपको क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना है। ये पहले से था, GSTR 1 की बात कर रहा हूँ, 3B की नहीं। अगर मोर देन 1.5 सीआर है तो आपको मंथली GSTR 1 फाइल करना है। इज दैट क्लियर? अगर हम GSTR 3B की बात करें, अगर हम GSTR 3B की बात करें तो देर वॉज नो ऑप्शन, क्वार्टरली मंथली कुछ नहीं, चुपचाप से मंथली फाइल करो। मंथली, मंथली ओनली, ओनली मंथली, कोई ऑप्शन नहीं। भले आपका GSTR 1 क्वार्टरली है फिर भी 3B मंथली, GSTR 1 मंथली है तो मंथली ही। ओके, तो दिस वाज द प्रीवियस सिनेरियो। अब आगे बढ़ते हैं, करंट सिनेरियो क्या है। अब करंट सिनेरियो में QRMP स्कीम लाया गया है, क्वार्टरली रिटर्न। रिटर्न मींस 3B, मंथली पेमेंट। गवर्नमेंट ना बहुत लालचू है। गवर्नमेंट कहता है कि 3B में आप लोग मंथली टैक्स पे करते थे, टैक्स तो मुझे मंथली ही चाहिए, बट आप रिटर्न फाइल क्वार्टर के एंड पे करना। ध्यान से सुनो क्या काम है ना, टैक्स तो गवर्नमेंट को मंथली ही चाहिए, पर रिटर्न फाइलिंग प्लीज डू इट क्वार्टरली बेसिस। कौन सा रिटर्न फाइलिंग? 1 की 3B, ओनली 3B। ओके, क्योंकि 1 तो क्वार्टरली हो सकता था पहले से ही, 3B को क्वार्टरली लाया गया बाय QRMP स्कीम। अब आगे चेक करते हैं। अब QRMP के लिए एक बात समझना, 5 CR का टर्नओवर का लिमिट होना चाहिए, अप टू 5 CR। इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 CR देन यू कैन गो फॉर QRMP। ओके, तो अब ये 1.5 CR एंड 5 CR, इनका कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो चेक करते हैं, चलो। एंड यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ प्रीसीडिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर। कॉम्बिनेशंस बनाना है अभी अपने को, रिटर्न फाइलिंग कॉम्बिनेशन। सबसे पहला, टर्नओवर के वाइज आप ब्रेकअप करो इसको। जिसका टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 CR है, ठीक है, ये एक पहला ग्रुप हुआ। ओके, नेक्स्ट, ऐसा ग्रुप जिसका टर्नओवर जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 CR है, ओके, बट लेस देन इक्वल टू 5 CR है, मतलब 1.5 CR से लेकर के 5 CR तक। नेक्स्ट, ऐसे लोग जिनका टर्नओवर मोर देन 5 CR है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आप? ओके, तो ब्रॉडली ये तीन केसेस हो सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, अभी 1 और 3B वाइज क्लासीफाई करते हैं। जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है उसके पास एक ऑप्शन हुआ करता था, याद आ रहा है? क्वार्टरली वाला। तो GSTR 1 क्वार्टरली फाइल हो सकता था। देखो एक चीज समझना, क्वार्टरली फाइलिंग वाज एन ऑप्शन। अगर अप टू 1.5 CR है फिर भी मैं GSTR 1 मंथली कर सकता हूँ, यस और नो? तो यहाँ पर दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं, GSTR 1 मंथली भी हो सकता था। ओके, अगर मोर देन 1.5 है पर अप टू 5 CR है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वाज जीएसटीआर वन वाज मंथली। क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 CR प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा था। मोर देन 5 CR, इसके लिए भी GSTR 1 तो मंथली ही हुआ करता था। ठीक है, ये चार ऑप्शंस बन गए। अब ध्यान से सुना, अब ये 1 वाइज अपन ने ब्रेकअप किया, अभी हम 3B वाइज ब्रेकअप करते हैं। 3B तो सबके लिए पहले मंथली था, अब QRMP के परस्पेक्टिव इसको ब्रेकअप करो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 1/1/2021 को कहा कि सर, हम लोग खुद के साइड से एक एक ऑटो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑटो, ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर एज पर टर्नओवर।
आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर था पिछले साल का, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन देते हैं, बाद में आप चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। क्यूआरएमपी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसका हम लोग बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन करके दे रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन करके दे रहे हैं, ध्यान देना कौन सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं वो लोग। जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है एंड जो जीएसटी-R1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्यूआरएमपी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्यूआरएमपी स्कीम इज एन ऑप्शन। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, आप 3B मंथली फाइल करो, आपको किसी ने नहीं रोका है। ओके, नेक्स्ट, जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है एंड जो लोग जीएसटी-R1 मंथली फाइल कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है फिर भी वो मंथली फाइल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब उन्होंने कुछ सोचकर मंथली ऑप्शन डिसाइड किया होगा, तो तुम लोग के लिए क्यूआरएमपी स्कीम नॉट एप्लीकेबल, आपको मंथली मंथली ही फाइल करना होगा। ये ऑटो ऑप्शन है, ऑटो ऑप्शन है। अगेन टेलिंग, ये लोग क्वार्टरली में जा सकते हैं, क्यूआरएमपी में जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर लिखता हूँ, क्यूआरएमपी, सॉरी, क्यूआरएमपी ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन अवेलेबल, इज दैट क्लियर? आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट, जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 सीआर है बट अप टू 5 सीआर, ऐसे लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सोच के बोलना, इनका टर्नओवर ज्यादा है, इनका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है, ओके। इट मींस वो अगर चाहते हुए, ठीक है, जीएसटी-R1 क्वार्टरली चाहते हुए भी उनको मंथली आना पड़ा, यस और नो, यही हो सकता है ना। देखो ये लोग कौन है, ये जो है ना, ये ग्रुप, ये ग्रुप ने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो याद रहेगा। इनका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है, तो इनको क्वार्टरली जाना चाहिए था ना, पर ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग मंथली ही करेंगे, तो भाई आपको क्यूआरएमपी हम बाय डिफॉल्ट नहीं दे रहे, अगर आपको आना है तो आप आइए, पर हम खुद से नहीं दे रहे आपको, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन में जो हम मैंने आपसे कहा 1.5 सीआर से ज्यादा है, तो यहाँ पर जीएसटी-R1 का उसके पास ऑप्शन ही नहीं था क्वार्टरली का, यहाँ पर उसको बाय डिफॉल्ट मंथली ही करना पड़ रहा था। ओके, सो गवर्नमेंट बोलती है बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए क्यूआरएमपी स्कीम लाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्यूआरएमपी स्कीम आएगा, क्यूआरएमपी स्कीम एप्लीकेबल। सो क्वार्टरली स्कीम बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया, अगर उसको नहीं अवेल करना है तो वो नॉर्मल में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मंथली ऑप्शन अवेलेबल, मंथली ऑप्शन अवेलेबल। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन ऑटो ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो गवर्नमेंट बोलती है बेटा तू तो बहुत बड़ा इंसान है, यू आर गुड रेप्यूटेड पर्सन, आपका ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको क्वार्टरली रिटर्न वाला स्कीम नहीं मिलेगा, सो मंथली ही आपको फाइल करना है एंड क्यूआरएमपी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, क्यूआरएमपी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, ऑप्शन नॉट अवेलेबल। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? पूरा अच्छे से समझ में आया? ओके, तो दिस वे द डिफॉल्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन किधर अवेलेबल है, कहना से सेकंड और थर्ड केस में, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है, इन दोनों में ऑप्शन है, बाकी कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिला आपने को, ओके। एंड क्यूआरएमपी में कौन आ सकता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा वाले क्यूआरएमपी में नहीं आ सकते, ओके। अब आगे बढ़ते हुए, चलो अभी चार्ट बुक में आ जाओ। आई होप दिस डिस्कशन वॉज वर्थ इट। अब ये जो ऑप्शन है, ठीक है, जो ऑप्शन है क्यूआरएमपी का एक ऑप्शन है, मैंने तुम लोग से कहा था कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। तो ऑप्ट इन का ऑप्शन हम कब तक कर सकते हैं? अगर आपको अगर आपको ऑप्ट इन करना है, ठीक है, मतलब अगले क्वार्टर के लिए अगर आपको ऑप्ट इन करना है, तो गवर्नमेंट को आपको एडवांस में बताना पड़ेगा। कितने एडवांस में? सो आंसर इज फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ। मतलब मान लो कि अगर आपको जुलाई से सितंबर इस पीरियड के लिए आपको जाना है क्यूआरएमपी में, डीबी क्वार्टरली फाइल करना, सो आपको प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे में, दैट इज अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर था, इसके फर्स्ट डे में, मतलब फर्स्ट मई को आपको बताना पड़ेगा, फर्स्ट मई से लेकर के फर्स्ट मई से लेकर के लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, ओके, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में जुलाई 31st। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, अप्रैल मई जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको इस पीरियड के लिए आपको क्यूआरएमपी में जाना है। तो गवर्नमेंट को आपको कब कब तक इंटीमेट करना होगा? मई से लेकर के जुलाई तक। मतलब फर्स्ट मई से लेकर के जुलाई 31 तक आपको इंटीमेट करना है कि यू आर गोइंग टू पे एज पर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर पर्टिकुलर क्वार्टर, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझ में आई बात? अगर आपको निकलना है तो फिर आप निकल सकते हो सेम मैनर में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नॉट टू बी एक्सरसाइज इन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर में बता दिया तो बाय डिफॉल्ट अगले क्वार्टर में भी वो चलेगा। और अगर अगर आपको अगले क्वार्टर में नहीं चाहिए क्यूआरएमपी तो आपको बताना पड़ेगा। यस और नो? डन, ये डन, ये डन। डिफॉल्ट ऑप्शन इसीलिए दिया है ताकि कन्वीनियंस हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट, क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीएन वाइज नॉट पैन वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यूआरएमपी जीएसटीएन वाइज है, नॉट पैन वाइज। मतलब अगर आपका सेम पैन है, ठीक है, सेम पैन है, दो अलग नंबर है, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो ना करे। फॉर एग्जाम्पल 27AWX P M 4108Q 3ZK, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अलग दूसरा नंबर ले रहा हूँ, 27AWX PM 4108Q, ओके, 2ZL, 2ZL। अभी ना ये दोनों पैन सेम है पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। तो अगर ये क्यूआरएमपी में जाएगा तो क्या इसको भी जाना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं। इसको क्यूआरएमपी लेना है तो भाई तू ले ले। मेरे को नॉर्मल में जाना है, नॉर्मल रोज में, सॉरी रोज नहीं, एवरी मंथली में 3B फाइल कर सकता हूँ, तो मैं मंथली 3B फाइल करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऑप्शन वो लगा सकता है। सो एक पैन पे सब नंबर को सेम स्कीम लेना है ऐसा नहीं, हर रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्कीम ले सकता है। ओके, नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट व्हेन जीएसटीआर 1 इज क्वार्टरली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन ओवरव्यू किया था। जिसका जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है, ओके, जीएसटीआर 1 जिसका क्वार्टरली है, उसमें क्रेडिट हम किस तरीके से करेंगे? सो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी करके एक फैसिलिटी लाया हुआ है जो कहता है कि आपको जीएसटीआर 1 जब क्वार्टरली है तब आप मंथली आईएफएफ फाइल करो। मंथली आप आईएफएफ फाइल करो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएफएफ इज नॉट मैंडेटरी, आईएफएफ इज ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है? अगर इसको हम मैंडेटरी कर दें तो टैक्स पेयर कहेगा कि सर अगर आपको आईएफएफ मैंडेटरी करना है ना तो हम लोग जीएसटीआर 1 को भी मैंडेटरीली मंथली कर सकते थे। हमारे पास उतना कॉम्पिटेंस नहीं है, इसीलिए तो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली में है ना हम लोग। तो हम पर बोझ मत डालो। गवर्नमेंट बोलते ओके सर हम आप पर बोझ नहीं डालेंगे, आप आईएफएफ करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ओके, आईएफएफ इज अ ऑप्शनल फैसिलिटी, ये मैंने आपको बताया। आईएफएफ शैल बी फर्निश्ड फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। अगर आप अप्रैल मई जून ये क्वार्टर का जीएसटीआर 1 करने वाले हो तो आपको अप्रैल और मई इन दोनों मंथ्स के लिए आईएफएफ फर्निश करना है। जून के लिए आईएफएफ फर्निश नहीं करना है क्योंकि जून मंथ के केस में आपको अप्रैल में जून का जीएसटीआर 1 ही फाइल करना पड़ेगा। ओके, सो अप्रैल में का डिटेल वापस से डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ जाएंगी, खाली जून का यहाँ पर डाल दो एंड फाइल कर दो। नेक्स्ट, while GSTR1 while filing GSTR1, taxpayer shall not file the details of first 2 months again. It has to just upload the details of third month. Okay. IFF to be furnished up to 13th of next month. ठीक है, जैसा अपना क्वार्टरली जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट था वैसा ही आईएफएफ का ड्यू डेट रहेगा। आईएफएफ में क्या डालना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवॉइस वाइज इंटर स्टेट एंड इंट्रास्टेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2B सप्लाईज इनवॉइस वाइज डालने हैं। ओके, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो होंगे वो आपको जो B2B वाले हैं वो पूरे के पूरे डालने हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? Details of supplies to unregistered person shall be furnished only for a quarter directly in GSTR 1। अगर आपने अप्रैल और मई मंथ में B2C ट्रांजेक्शन किया है तो इसका डायरेक्टली टोटल आपको, इसका नहीं, अप्रैल में जून का तीनों का डायरेक्टली टोटल आपको इस क्वार्टर के रिटर्न में डालना पड़ेगा। समझ में आई बात? आईएफएफ क्यों लाया गया? क्योंकि जो लोग GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते थे, ठीक है, सप्लायर्स, उन सप्लायर्स के रिसिपिएंट को 3 महीने के बाद 2A में दिखता था। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती थी क्रेडिट लेने में, 36(4) कंप्लाई नहीं कर पाते थे, उनका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाता था 5% तक। तो इसीलिए आईएफएफ का एक फैसिलिटी लाया है जो ऑप्शनल है ऑन द पार्ट ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ भाई, ये ऐसे नहीं समझेगा।
अब QRMP, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ये स्कीम है। अब क्वार्टरली रिटर्न तो हम लोग को समझ में आ गया कि सर 3B क्वार्टरली फाइल करना है। मंथली पेमेंट, पेमेंट मंथली करना है, तो गवर्नमेंट ने पेमेंट मंथली में दो ऑप्शन निकाले, दो ऑप्शन निकाले। ओके, ऑप्शन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर वन इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पे करना है, चाहे आपका सेल ज्यादा हो चाहे आपका सेल कम हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हम फिक्स एक अमाउंट बताएंगे, उतना आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट था सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड इज नथिंग बट सेम एज जीएसटी 3B, जो मंथली हम करते हैं ना, बस वैसा ही आपको करना है। आपको सेम वैसा ही करना है। आपको क्या करना है, आपका उस पर्टिकुलर मंथ का सेल निकालो, उस पर्टिकुलर मंथ का परचेज निकालो, दोनों को लेस करके नेट ऑफ करके जितना जीएसटी पे करना है उतना पे करो, अमाउंट पे करो। रिटर्न फाइल आप क्वार्टर के एंड पे करोगे, खाली आपको पेमेंट करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ओके, अब इस पर्टिकुलर मेथड्स का मीनिंग समझते, निटी समझते हैं। चलो, अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में वापस से दो चीजें हैं। अगर आपने आपने पिछली बार क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया था, ओके, क्वार्टर का किया था या तो फिर मंथ का किया था, दो अलग ऑप्शंस है। अगर आपने प्रीसीडिंग दैट इज प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रीसीडिंगली आपने क्वार्टर में GSTR 1 भरा था, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर आपका प्रीसीडिंग GSTR 1 मंथली था तो ये ऑप्शन है। ओके, ये ऑप्शन नहीं, यही स्कीम है। अगर आपका क्वार्टरली था पिछली बार का, सो जो प्रीवियस क्वार्टर था, ठीक है, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ध्यान देना। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। जैन, फेब, मार्च, ये मंथ में हमने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की थी। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि जैन, फेब, मार्च, ये तीनों मंथ में टोटल आपने जितना भी कैश में पेमेंट किया, ठीक है, PMT 06 से टोटल पेड कैश पेड मतलब ई कैश लेजर से जितना भी आपने पेमेंट किया है, ओके, इन तीनों मंथ का टोटल में, ध्यान से सुनना, इन तीनों मंथ के टोटल में, ओके, मतलब अगर समझो जनवरी में 10 रुपया कैश में दिया, फेब्रुवरी में 10 दिया, मार्च में 10 नहीं 15 दिया, ओके, सो टोटल 45 रुपीज 3 महीने का मिला करके आपने पे किया। तो अब आपको अप्रैल और मई में ध्यान से सुनना, जून की बात नहीं चालू है, जून की बात फिलहाल नहीं कर रहे, अप्रैल और मई में कितना पे करना है? आंसर इज जितना तीनों का टोटल है, 10 + 10 + 15, 35 रुपीज। ओके, 30 कितना आ रहा है, हाँ 35। तो 35 का 35%, देखो कोइंसिडेंटली ये 35 आया है, ये वाला 35% इज एज पर लॉ। सो अप्रैल में आपको कितना पे करना है? 35 × 35%। मई में भी आपको उतना ही पे करना है, 35 × 35%। समझ में आया? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मेरा एक्चुअल सेल उससे ज्यादा हुआ तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही। गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन देयर पार्ट। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हमने ऑप्शन दिया ना, हम ले लेंगे, उसका उसका भुगतान हम करेंगे। ओके, आप लोग को क्या करना है? फिक्स्ड पेमेंट करना है। तो कौन से बेसिस पर? जो पिछले क्वार्टर में आपने कैश में पे किया, ठीक है, उसका टोटल लो, उसका 35% फर्स्ट 2 मंथ्स में पे करो। ठीक है, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है? थर्ड मंथ में क्या करना है वो सुनना। अभी एक कैलसी लेकर के बैठो, आप लोग कैलसी लेकर के बैठो। अप्रैल मई में कितना पे किया? 35 × 35%, कहना से 12.25 12.25, ये दोनों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट कर दी। ओके, भाई मान के चलो मान के चलो आपका अप्रैल में जून का टोटल लायबिलिटी क्या आ रहा है, सुनो ध्यान से। आपका अप्रैल में जून जो करंट पीरियड है, उसका टोटल लायबिलिटी आता है से 40 रुपीज। 40 रुपीज आया, 40 रुपीज एक्चुअल। ये एस्टिमेशन बेसिस था, ये एस्टिमेशन था। एक्चुअल तीनों महीने का मिला के टोटल 40 आया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छा 40 लायबिलिटी आया, तो एक काम करो, अप्रैल में जितना पे किया था उसको माइनस करो, मई में पे किया था उतना माइनस करो। ठीक है, 12.25 12.25, तो कितना आ रहा है? 40 - 12.25 - 12.25, 15.5। ठीक है, 15.5 यू पे इन जून।
मतलब जून का जो भी डेट होगा, डेट क्या होती है जून की? अब देख सुनना ध्यान से, ये जून का डेट मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है अप्रैल मई जून का क्वार्टरली 3B का डेट के साथ साथ ये टैक्स का पेमेंट करना। अगर इसका डेट आपके स्टेट में 22 जुलाई है, ओके, 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को आपको 15.5 रुपीज पे करना है। समझ में आया? आपको 15.5 रुपीज पे करना है। इज दैट क्लियर? तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? ओके। अब आगे सुनना। अगर आपने 22 जुलाई तक पेमेंट नहीं किया, अगर आपने 22 जुलाई तक पेमेंट नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट कितने पे लगेगा एंड कैसे लगेगा वो देखते हैं। ठीक है ना? आ जाओ। चलो। अगर मान लो आपने 22 जुलाई को पेमेंट नहीं किया, ओके, आपने किया है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को आप पेमेंट करते हैं, है ना? 20 अगस्त को। सो गवर्नमेंट कहता है कि भाई जो आपका डिफरेंस है, जो आपको पे करना चाहिए था, ओके, तो यहाँ पर आपका जो इसका लायबिलिटी है, इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्यू डेट ऑन विच इट वाज टू बी पेड टिल द डेट इट इज पेड। मतलब जो 15.5 है, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे कब से कब तक? 22 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक। कितने दिन आएंगे देखो? जुलाई के जुलाई के 10 दिन। 10 कैसे? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन। ओके, 9 दिन जुलाई के प्लस 20 दिन अगस्त के। सो 29 डेज का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। 29 डिवाइड बाय 365 इंटू 18%। इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके। अब यहाँ पर ना और एक थोड़ा सा ट्विस्ट बता रहा हूँ। ये अपना कंसेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट बता रहा हूँ एंड उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आपने ना पूरा वर्किंग बनाया, ठीक है? ये 40 रुपए जो आया है ना 3 महीने का, आपने इसका वर्किंग बनाया। अब वर्किंग में ये मालूम पड़ता है अप्रैल मई जून, ठीक है? अप्रैल में आपका लायबिलिटी था 15 रुपया, मई का लायबिलिटी था 15 रुपया एंड जून का लायबिलिटी था 10 रुपया। ये एक्चुअल है। ओके। एंड आपने पेमेंट कितना किया है? 12.5, 12.25, 12.25। एंड यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल है वो आप पूरा का पूरा पेमेंट करने वाले। ओके। सो गवर्नमेंट कहता है कि जो शॉर्टफॉल है, ठीक है, ये जो 2 महीने में आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, ठीक है, कितना शॉर्ट पेमेंट किया? कहना से 15 - 12.25, 2.75 रुपीज यहाँ पर आपने शॉर्ट पेमेंट किया। ओके। तो गवर्नमेंट बोलते है इस शॉर्ट पेमेंट पर हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड आप 40 माइनस ये जो अमाउंट आ रही है 15.5, अगर 22 जुलाई तक डिस्चार्ज कर लेते हो तो। सो हियर आई विल राइट, if if this if this 2.75 plus 2.75, 5.5 plus this 10, that is यहाँ पर 5.5 है, दिस शॉर्टफॉल प्लस जून मंथ का अमाउंट, इन दोनों का टोटल अगर आप 15.5, दैट इज इफ 15.5 entire liability is discharged by due date of filing return for this particular quarter, that is 22 July, okay, तब तक अगर आप 15.5 डिस्चार्ज करते हो तो आपको इस शॉर्टफॉल पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके। एंड अगर आपने इस तक डिस्चार्ज नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट, दैट इज 23 जुलाई से लेकर के। ध्यान से सुनना, 23 जुलाई से, नॉट अप्रैल का डेट। 20 मई से नहीं लग रहा है, 20 जून से नहीं लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो शॉर्टफॉल है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन 20 मई या 20 जून से नहीं लग रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है जो दिन आपको पे करना चाहिए था, दैट इज 23 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक, जब भी आपने एक्चुअली पेमेंट किया। ठीक है? 20 अगस्त वॉज द एक्चुअल पेमेंट डेट। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ से इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया 20 मई या 20 जून से? क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने ऑप्शन दिया था ना। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट उस अमाउंट उस पीरियड से नहीं ले रहा है। ठीक है? हियर वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नाउ कमिंग टू द सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल सेल मालूम है, एक्चुअल परचेज मालूम है, तो एक्चुअल पेमेंट करो। हमने खुद ने बोला कि सर हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे, हम एस्टिमेशन पे नहीं जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। जो हमने देखा ना अभी वो क्वार्टरली वाला था। ओके, अब आगे ये मंथली वाला एक बाकी रह गया, सुनो ध्यान से। ये मंथली वाला,
अब अगर आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आपने अगर जीएसटीआर 1 मंथली फाइल किया था, प्रीसीडिंग वाला, ओके, प्रीसीडिंग वाला आपने मंथली फाइल किया था, तो जो वो मंथ में आपने कैश का पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल आई एम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अगर मार्च में मैंने पेमेंट किया था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी से 20 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज इन कैश इतना पेमेंट किया, इन कैश, ओके। सो गवर्नमेंट कहती है अगर आपका प्रीसीडिंगली, दैट इज प्रीसीडिंग पीरियड में आपने मंथली जीएसटीआर 1 फाइल किया था, तो अप्रैल महीने में आप अमाउंट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट आप पे करेंगे। अप्रैल मई में, ध्यान से सुनना, अप्रैल में भी आप 20 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया भरेंगे, मई मंथ में भी आप 20 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया भरेंगे, ओके। एंड देन जो डिफरेंशियल होगा वो आपको जून के रिटर्न के साथ साथ भरना है, ठीक है, जून के रिटर्न इन द सेंस क्वार्टरली रिटर्न के साथ साथ भरना है। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट का कंसेप्ट वुड बी सेम, जो हमने सीखा उधर वही इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, समझा? बेसिक डिफरेंस वॉज, अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड वॉज क्वार्टरली, ठीक है, जीएसटीआर 1 का, तो उस क्वार्टर का कैश पेमेंट इंटू 35% टू बी पेड इन फर्स्ट 2 मंथ्स, ओके। और अगर प्रीसीडिंग आपका जीएसटीआर 1 मंथली था, तो जो प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट मंथ है, ओके, उस पर्टिकुलर मंथ में जितना भी आपने कैश में पे किया उतना ही एग्जैक्ट सेम अमाउंट हैज टू बी पेड बाय यू इन अप्रैल एंड मे, दैट इज फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड। समझ में आया? एंड जून में आपको डिफरेंशियल डिस्चार्ज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए सेल्फ असेसमेंट मेथड की ओर। सेल्फ असेसमेंट मेथड, अब सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब कि आप ही खुद आपका लायबिलिटी डिटरमाइन करते हो। मान लो अप्रैल मई जून, ओके, जब जब ये अप्रैल का बात आया, ठीक है, 20 मई तक मुझे मालूम पड़ गया कि ये पर्टिकुलर मेरा टैक्स लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल से 45 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी, आईटीसी इज रुपीज 30, ओके। 15 रुपया मेरे को कैश में पे करना है। उससे गवर्नमेंट बोलती चलो पे कर लो 15 रुपया, आई एम ओके विद इट, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, मैंने खुद ने बोला मेरा सेल इतना, मैंने खुद ने बोला मेरा परचेज इतना। सपोजिंगली मे मंथ 48 इज द सेल एंड 37 इज द परचेज, मतलब आईटीसी कितना आता है, 48 माइनस 37, 11 रुपीज। सो 11 रुपीज में पे करूंगा, ओके। जून मंथ में आता है 55 एंड सपोजिंगली से परचेज इज 40 रुपीज, 40 नहीं, थोड़ा ऑड फिगर लेते हैं, 42। सो हाउ मच इज इट, इज 55 माइनस 42, 13 रुपीज। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप लोग ना इसको टाइम टू टाइम डिपॉजिट करो। टाइम टू टाइम मतलब अप्रैल का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 20 मई तक, 20 मई, हर स्टेट में अलग अलग है, 20 मई, 20 जून एंड 20 जुलाई नहीं, ये जीएसटीआर 3B के साथ, 3B के साथ। अब सर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम लोग ये पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट कहाँ पड़ा होगा? आंसर इज इट विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके कैश लेजर में पड़ा होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, भले ऐसे ही पड़े रहने दो, इट्स ओके, पड़े रहने दो। पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन आप करेंगे 3B के टाइम पर। कैसे? जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा, 40 माइनस 12.5 माइनस 12.5, एंड जो बचा हुआ था वो हमको पे करना पड़ा। सो कैश लेजर से हम लोग बैलेंस आराम से वो एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कैश लेजर किस तरीके से वर्क वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर ऐसे केस में, ठीक है, अगर ऐसा केस है जिसमें आप अगर शॉर्टफॉल करते हो, तो इसमें इंटरेस्ट किस तरीके से होगा उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब सुनना ध्यान से, ये पूरा का पूरा आपने पेमेंट किया, 3B में इतना आपको भरना आ रहा है, ठीक है, आपने इतना भरा। अब 3B जब भी आप फाइल करने जा रहे हो, है ना, फाइल फाइल करने जा रहे हो, तब आप क्या करते हो, क्वार्टरली फाइल करने वाले हो, यस और नो? तो आपने वापस से एक रिकम्प्यूटेशन बनाया खुद का। क्या बनाया? रिकम्प्यूटेशन। अब रिकम्प्यूटेशन बनाने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है, ध्यान देना, आपको ये समझ में आता है शायद आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में, तीनों में कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, ओके। अब यहाँ पर ये एक्चुअल है, एक्चुअल मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, एक्चुअल आफ्टर 3 मंथ्स, दैट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग 3B। अब आपको पता चला कि अप्रैल में आपने 2 रुपया कम पे किया, 2 रुपया कम पे किया। मई में मई में 1 रुपया कम पे किया, एंड जून में आपने प्रॉपरली पेमेंट किया, प्रॉपरली पे किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल उधर भी था, शॉर्टफॉल इधर भी है, ठीक है। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ परचेज छूट जाता है, सेल छूट जाता है,
तो 3 महीने के बाद सब मालूम पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ छूट गया था जिसके कारण 2 रुपए से मैंने लाइबिलिटी कम पे की थी। तो गवर्नमेंट कहती है, ध्यान से सुना अभी, इस 2 रुपए पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इस 1 रुपए पे भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कब से? तो आप लोग बहुत खुश होके कह रहे हो कि GSTR 3B के डेट से लेकर के जब मैं पे करता हूँ तब तक। तो गवर्नमेंट बोलेगी, भाई तूने खुद ने डिटरमाइन किया था, यू हैव डिटरमाइन ऑन योर ओन, तो इसका भुगतान भी आपको तभी से करना पड़ेगा जब से ये शॉर्टफॉल ड्यू था। इज दैट क्लियर? अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की हम अगर बात करें तो इंटरेस्ट कब से चालू होगा? अगर आपने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं की, दैट इज GSTR 3B, तब से लेकर के, मतलब पेमेंट किया जब से, फॉर एग्जाम्पल उस केस में हमने देखा था कि 20th अगस्त को हमने पेमेंट किया, नॉट ऑन 22nd जुलाई। तो 22nd जुलाई से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ ऑन द शॉर्टफॉल ऑफ अप्रैल, 22nd जुलाई से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ ऑन द शॉर्टफॉल ऑफ मे। बट यहाँ पर अप्रैल मई के शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट 3B के ड्यू डेट से चालू नहीं होगी, जो दिन आपको पे करना था उधर से चालू होगा। मतलब यहाँ पर 20th मई से इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर 20th जून से इंटरेस्ट लगेगा। ओके, टिल द डेट ऑफ टिल द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B, टिल द डेट ऑफ 3B। ठीक है। अब यहाँ पर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा अभी समझ के चलते। 22nd जुलाई वॉज द ड्यू डेट टू फाइल GSTR 3B। तो ये 2 रुपए पे 18% फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड कितना आएगा? 11 days में, जून के 30 दिन, एंड 22 जुलाई के 63 days। समझ में आया? सिमिलरली आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? सो वी हैव कंप्लीट विद द सेल्फ असेसमेंट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आई होप दिस डिस्कशन वाज वर्थ इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना QRMP स्कीम पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। लास्ट पॉइंट, GSTR 1 अपने को, एक सेकंड, ड्यू डेट टू फाइल GSTR 1, ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम था, 13th of the month सक्सीडिंग क्वार्टर। ओके, आपका क्वार्टर जब भी खत्म होगा उसका अगला महीना का 13th डेट इज द ड्यू डेट टू फाइल GSTR 1। समझ में आई बात? सो दिस इज ऑल विद द रिटर्न्स चैप्टर। काफी सारी अमेंडमेंट्स थी, तो इसको बहुत ध्यान से करना, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही हाई है इस अटेम्प्ट में। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ माय यूट्यूब चैनल।